हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर। हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, इसका रिवीजन करने वाले हैं। ये चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है, इसको ब्रॉडली हम लोग दो कैटेगरी में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसमें? सबसे पहला हिस्सा इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है। इसमें सेपरेटली हम लोग सारे अलग अलग करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं इंडिविजुअली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई करंट कैरिंग वायर है उस पर कितना फोर्स लगता है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो पूरे चैप्टर को हम लोग दो सेगमेंट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, पहला पार्ट ये होगा, और दूसरा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, जिसमें मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड फोर्स एंड करंट कैरिंग वायर है। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे क्या क्या पॉइंट है। तो इसके पहले पॉइंट की शुरुआत करते हैं हम लोग। जितना थ्योरी है जानने के लिए हर एक पॉइंट का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी होता है इसका नाम होता है बायोट सावार्ट लॉ। अब ये होता क्या है बायोट सावार्ट लॉ, और इससे किस किस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का हम कैलकुलेशन करते हैं ये बात सबसे पहले समझते हैं। देखिए, बायोट सावार्ट लॉ का इस्तेमाल किया गया कहीं पर भी करंट एलिमेंट था, कहीं पे भी किसी भी जगह पे, यहाँ पे अगर छोटा सा करंट एलिमेंट दिया है तो इस करंट एलिमेंट की वजह से किसी भी गिवन पॉइंट मान लेते हैं P हो गया, इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना दिया R है और इससे एंगल कितना बना रहा है थीटा है, और ये जो हिस्सा दिया है इसको कहते हैं हम लोग करंट एलिमेंट कहते हैं, DL कहते हैं। DL दरअसल में करंट कैरिंग वायर का छोटा सा टुकड़ा होता है जिसका डायरेक्शन होता है, करंट का जो डायरेक्शन होता है उसे हम लोग कंसीडर करते हैं, और इसकी वजह से पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बायोट सावार्ट लॉ के हिसाब से पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका वैल्यू दिया जाता है कितना, तो ये वैल्यू होता है आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे हो जाता है I, नीचे में हो गया डिस्टेंस कितना हो गया R है, तो म्यू नॉट I बाई 4 पाई को रहने देते हैं, और यहाँ पे लिखा जाता है ऊपर में DL हो जाता है, साथ में क्रॉस कितना हो जाता है R हो जाता है, और डिवाइडेड बाई R के मैग्नीट्यूड का क्यूब हो जाता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाए सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 पाई, और ये कितना हो गया, ये हो गया DL हो गया, इनटू में R हो गया, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या आ जाता है साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना है R क्यूब। अब देख सकते हो एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट मेरा आ जाता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वायर आ जाता है, और ऊपर में हो जाता है DL, और ये कितना हो जाता है साइन थीटा। सो दिस इज म्यू नॉट I DL साइन थीटा बाई 4 पाई R स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है। यहीं पे जो मेरा म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है इसका वैल्यू अब देखोगे तो ये वैल्यू हो जाता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसका वैल्यू हो जाता है। और ये जो म्यू नॉट हो गया इसको बोलते हैं परमियाबिलिटी, इसका नाम होता है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, इसको फ्री स्पेस कहते हैं, उसका ये वैल्यू होता है, ये जो मीडियम है उसकी प्रॉपर्टी होती है। यहीं पे देखेंगे R क्या हो गया, तो R हो गया उस पॉइंट का डिस्टेंस हो गया जहां से आप मेजर कर रहे हो, DL हो गया इसका करंट एलिमेंट का लेंथ हो गया, और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसमें देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन दिया है ये DL क्रॉस R यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जो फॉर्मूला है इसमें डायरेक्शन कैसा दिया हुआ है, तो डायरेक्शन यहाँ पे DL क्रॉस R है। तो दरअसल में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाता है किसका, DL क्रॉस R का, ये पैरेलल हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो डायरेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बाय यूजिंग दिस अप्रोच वी कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं। मूविंग अहेड कि अगर हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो सबसे पहले दो तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ये चीज़ हमें जानना है। कहीं पर भी अगर ऐसा क्रॉस बना हुआ है, ये एक सिंबल होता है, ये सिंबल होता है किसका, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और साथ ही साथ ये कहाँ जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है, तो इसको क्रॉस से डिनोट करते हैं। और वहीं पे डॉट लिखा हुआ है, तो डॉट वाला जो होता है ये डिनोट करता है कहाँ का, ये परपेंडिकुलर होता है, और साथ ही आउटवर्ड डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो कहीं पर भी यह एक डायरेक्शन होता है।
इसका इस्तेमाल किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल कहीं क्रॉस लिखा है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मतलब प्लेन में कहाँ जा रहा है, अंदर, और डॉट लिखा है तो इसका मतलब क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस पर्टिकुलर जगह पे। अब पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, हाउ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट सिचुएशन। तो ये हम लोग देखेंगे कैलकुलेट करना। डायरेक्शन का वैल्यू dl क्रॉस r होता है। पहले मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, फिर उसका डायरेक्शन देखते हैं। तो सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अगर आपके पास एक दिया हुआ है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो कितना हो जाएगा। इन जनरल हमने एक वायर कंसीडर कर लिया, और ये जो वायर है इसकी वजह से एक पॉइंट दिया है P जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सपोज करते हैं ये जो पॉइंट P होता है यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे दिया है, तो यहाँ से D डिस्टेंस पे ये वायर दिया हुआ है, और इसका जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये दोनों ही इनसे से कुछ एक एंगल बना रहा है, और इसी एंगल के टर्म में वायर है, इसको मेजर करते हैं। जैसे इसका एक एंड है यहाँ से जो लाइन सेंटर से ज्वाइन करता है θ1 एंगल बनाता है, वहीं से दूसरा एंड है वो θ2 एंगल बनाता है। ये जो पॉइंट P है, सेंटर जो वायर का हुआ, जहाँ भी परपेंडिकुलर प्लॉट किया आपने, यहाँ से D डिस्टेंस पे ये वायर है, ये आपका रखा हुआ है। तो इस केस में जब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं वायर की वजह से, तो ये वैल्यू कितना आ जाता है, तो ये वैल्यू आ जाता है μ0I डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, 4πD हो जाता है, और ये हो जाता है sin θ1 हो जाता है, और साथ ही ये हो जाता है sin θ2। तो ये हो गया मेरा डायरेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट का वैल्यू I फ्लो कर रहा है इस वायर में। क्लियर है। अब इसके बाद जो आगे का पॉइंट ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे निकालते हैं, हाउ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये कैसे निकाला जाए। देखिए रूल बड़ा सिंपल है। ये कहता है कि जिस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, अपने राइट हैंड मतलब दाहिने हाथ को निकालिए, और इस वायर पे क्या करना है, उसमें थंब के डायरेक्शन में रख देना है। जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में रखना है इधर की तरफ, और फिंगर्स को कर्ल करना है, फिंगर्स को घुमाना है, दाहिने हाथ को रखना है, घुमाना है। तो देखेंगे इधर साइड से जो आपका उंगली होगा अंदर की तरफ जाएगा, और अंदर की तरफ जाएगा तो इसको डिनोट किससे करेंगे, क्रॉस से। और वहीं पे इस साइड में बात करेंगे तो हाथ क्या होगा, जो उंगली होगा आपका बाहर की तरफ आएगा, इसे हम लोग डिनोट करेंगे किससे, तो इसे हम लोग डिनोट करेंगे डॉट से डिनोट किया करेंगे। समझ के बाद तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, इसका डायरेक्शन कैसे होगा, राइट में कोई भी पॉइंट हो जाएगा ये इनवर्ड हो जाएगा, और लेफ्ट में कोई भी पॉइंट हो जाएगा तो इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन अपन आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसा हो जाएगा। दरअसल में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर होता है, ये इसके चारों तरफ ऐसा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ये जो डायरेक्शन होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में ये डायरेक्शन आपको देखने को मिलता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एक्चुअली टेंजेंट टू दिस लाइन। इस लाइन पे कैसा हो जाता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, मतलब जो फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो कर्लिंग ऑफ फिंगर जो होगा ये क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड का उस पर्टिकुलर जगह पे। मतलब इस फॉर्मूले में जो मेरा थंब होता है, इस फॉर्मूले में जो मेरा थंब होता है ये क्या देता है, किसके डायरेक्शन को डिनोट करता है, तो थंब मेरा यहाँ पे डिनोट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को डिनोट कर रहा है। ये किसको डिनोट कर रहा है, करंट के डायरेक्शन को। और वहीं पे जो दूसरा पॉइंट हो गया कर्लिंग ऑफ फिंगर, ये होता है कर्लिंग ऑफ फिंगर, जिधर उंगली आप घुमा रहे हैं ये क्या डिनोट कर रहा है, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर आपका डिनोट कर रहा है लाइंस पैटर्न जो होता है ना, इसको डिनोट कर रहा है। ये डिनोट करता है लाइंस पैटर्न को, किधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आपका घूम रहा है, उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, उसको कर्लिंग ऑफ फिंगर है ये डिनोट करके बताता है। समझ के बात। तो अब क्या होता है कि अलग अलग सिचुएशन में इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। जैसे अगर ये स्ट्रेट वायर जो दिया है मेरा कैसा हो जाए, ये स्ट्रेट वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो जाए। जैसे ये दिया है स्ट्रेट वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब कि ये ऊपर की तरफ कहाँ तक जा रहा है मालूम नहीं, और नीचे की तरफ भी कहाँ तक जा रहा है ये मालूम नहीं मुझे, और इसकी वजह से
पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, यहाँ से डिस्टेंस डी है। तो दरअसल में हमें दो एंगल निकालना होता है, एक θ1 एंड θ2। जब वायर पैरेलल हो गया तो ये मुझे मालूम नहीं कहाँ जाके रुकेगा, तो θ2 का वैल्यू कितना हो जाता है 90 डिग्री, और वहीं पे जो θ1 होता है इसका वैल्यू भी कितना हो जाता है 90 डिग्री। दोनों का वैल्यू बराबर हो जाता है। जब ये दोनों एंगल यहाँ पे 90-90 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड आप निकालते हो तो फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करना है, म्यू नॉट आई बाई कितना है 4πd, और ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और दूसरे वाले का वैल्यू भी पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 और साइन 90 कितना हो जाता है 1 + 1 2 हो जाएगा, और लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 4πd, और 2 यहाँ पर रख देंगे वैल्यू, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 2πd हो जाता है, याद रखिएगा। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये स्ट्रेट वायर में करंट किधर जा रहा है, तो करंट जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड ना हो जाएगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, प्लेन में अंदर की तरफ हो जाएगा, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इसी के बाद जो अगला केस इसमें बात कर लेते हैं, सेकेंड केस का जो डिस्कशन करते हैं, ये लेते हैं कैसा कि एक वायर कंसीडर करते हैं, और वायर कैसा है, फाइनाइट है, लेकिन एक एंड जो दिया है इस वायर का, ये मेरा किसी पर्टिकुलर जगह पे ऐसा फिक्स्ड दिया हुआ है, मतलब दिस वायर इज समथिंग लाइक दिस, इसमें करंट आई ऐसा फ्लो कर रहा है, और इसकी वजह से क्या करना है, आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और ये जो दिया है वायर कैसा दिया है, इनफाइनाइटली लॉन्ग दिया है। जब ये ऐसा होता है तो यहाँ देखोगे θ1 का वैल्यू तो 0 डिग्री हो जाएगा, और वहीं θ2 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई कितना हो जाएगा 4πd हो जाएगा, और ये साइन θ1 कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, और θ2 कितना हो जाएगा साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो वैल्यू लिखोगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा 4πd हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4πd। तो दो इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने पढ़ा यहाँ पे कि सेमी इनफाइनाइट की वजह से कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है म्यू नॉट आई बाई 4πd हो जाता है, और वहीं पे इनफाइनाइटली लॉन्ग की वजह से देखते हैं तो ये फार्मूला म्यू नॉट आई बाई 2πd हो जाता है। ये दो केस में मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ऐसा होता है। अब अगर ऐसे ही में अगर हमारा वायर है, कुछ का कंडीशन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और अब वायर कैसा है मेरा, तो अब जो मेरा वायर हो रहा है उसे कुछ इस तरीके से रखे हैं कि एक साइड तो इसका जो एंड है वो कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन दूसरा वाला एंड है ना ये कुछ एंगल बना रहा है। जैसे कि मान लो यहाँ पे इसे हमने कुछ इस तरीके से रख दिया, सपोज दिस इज द पॉइंट P, और ये एंगल कितना है थीटा है। तो इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि जो θ2 एंगल बन रहा है कहाँ तक जा रहा है मुझे मालूम नहीं, तो मालूम नहीं तो θ2 का वैल्यू कितना रख देंगे यहाँ पे, θ2 का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, और वहीं पे जो θ1 दिया है इसका वैल्यू कितना दिया है θ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो B हो जाएगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4πd हो गया, और ये वैल्यू साइन θ1 की जगह पे थीटा, और साइन θ2 की जगह पे क्या पुट करेंगे 90 डिग्री पुट कर देंगे। देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो ये हो जाता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना है 4πd हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। समझ के बात को, तो ये क्या मिल गया आपका, यहाँ से मिल गया वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस। समझ में आ रही बात। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यू विल गेट इन दिस सिचुएशन। हर एक केस का रिजल्ट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग सिचुएशन दिया हुआ है। अब इसमें देखेंगे जैसे आपका डिफरेंट अरेंजमेंट दे दिया और अलग अलग पॉइंट पे निकालना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल दिया हुआ है, ट्राई कीजिए इसको बनाने का। पहले खुद से क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि मेरे पास 2 वायर दिया है, कितना वायर दिया है 2 वायर दिया हुआ है, इसको कुछ इस तरीके से हमने रखा हुआ है। ये रहा पहला वायर और ये रहा मेरा दूसरा वायर रहा। अगेन ये कंडीशन प्रोवाइडेड है कि ये जो वायर दिया है इनफाइनाइटली लॉन्ग है और ये वायर भी कैसा है इनफाइनाइटली लॉन्ग दिया है, और इसकी वजह से एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस यहाँ से R दिया है, और ये जो एंगल दिया है वो कितना दिया है 45 डिग्री दिया है, और पूछा गया है कि पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करके आप बता दो। तो कैसे निकालोगे, बोला सिंपल है। अब कैसे सिंपल है, पहली बात तो ये
कि ये वायर जा रहा है ऊपर की तरफ स्ट्रेट वायर, तो थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में इसमें फर्स्ट वायर में और फिंगर्स को कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, इसका इनवर्ट जाएगा ऊपर जा रहा है तो। और इसमें जो नीचे वाला वायर नंबर 2 दिया है इसमें भी करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इनवर्ट होगा। तो पहली बात कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, इनवर्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो r है 45 डिग्री है तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा r साइन 45 डिग्री हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा r डिवाइडेड बाई √2, इसका वैल्यू देखने को मिल जाएगा। ये रहा पहली बात। इसके बाद जो अगला पॉइंट देखेंगे बड़े ध्यान से देखेंगे, एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरे का निकल जाएगा, बिकॉज दोनों का सेम सिचुएशन है। तो सवाल है एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो एक वायर के बारे में बात करेंगे तो ये वायर कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग दिया है, इसकी वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिसमें हम देखते हैं तो ये एंगल कितना बन रहा है मेरा 45 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और वहीं पे ये वाला एंगल मेरे को मालूम नहीं है, दो एंगल होता है θ1 और θ2, क्योंकि इनफाइनाइट है तो इधर वाला जो एंगल हो जाएगा इसको कितना कंसीडर करते हैं, इनफाइनाइट में 90 डिग्री कंसीडर करते हैं। तो इस केस में θ1 जो दिया है इसके वैल्यू ले लो 45 और θ2 दिया है इसके वैल्यू कितना ले लो 90 ले लो, और जो डिस्टेंस d दिया है इसके वैल्यू कितना लेना है, तो r/√2 लेना है इसका वैल्यू। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो एक वायर का निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और वैल्यू कितना हो जाएगा, μ0I कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाता है 4πd हो जाता है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा साइन 45 डिग्री हो जाएगा, और साथ में कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा। समझ गए बात को। अब देखेंगे 2 से 4π कैंसिल करोगे तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू कितना आ गया, μ0I डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2πd, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है और 90 का वैल्यू कितना हो जाता है 1 हो जाता है। समझ में आ रही बात यहाँ पे। अब देखोगे बात कि हमने क्या किया है, इसको हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, चीज़ों को लिख दिया है। अब क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कैलकुलेट करके इतना आ गया वैल्यू, और ये जो वैल्यू आ गया यही क्या हो जाएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन जरा एक बार फिर से इसको एनालाइज करो, डायरेक्शन कैसे निकलेगा इसका, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस कितना हो जाएगा, ये बात हमें चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों का इन्वर्ट हो जा रहा है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जा रहा है, अंदर की तरफ हो जा रहा है। एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वायर कैसा सेमी इनफाइनाइट दिया, तो एक साइड का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और दूसरे साइड का निकाला तो परपेंडिकुलर ये हो गया, इतना पे चला गया। अब डिस्टेंस d का वैल्यू इसमें पुट कर दो सिंपली, तो ये कितना हो जाएगा μ0I हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2π, और d का वैल्यू कितना दिया है तो r/√2 दिया है, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1+√2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा √2, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली सॉल्व करके वैल्यू कितना आ जाएगा, μ0I बाई कितना हो जाएगा 2πr हो गया, और 1+√2 हो गया, और डायरेक्शन कैसा हो गया, इनवर्ड हो गया। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया μ0I बाई 2πr 1+√2 इनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर फॉर्मूला सही तरीके से समझते हो आप तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, चलते हैं हम लोग एक सवाल करते हैं, बेहतरीन सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, यू आर हैविंग एन स्क्वायर, और इसके सेंटर पे पूछा गया है कि कितना हो जाएगा वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का, ये कैलकुलेट कर दो। ध्यान से देखना कितना आसान सवाल है। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो इसका साइड लेंथ अगर आपका गिवन है, इसका साइड लेंथ गिवन है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना हो एकदम आसानी से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, इसका साइड लेंथ मान लो कितना ले लो आप, a ले लो, तो कितना आपके पास वायर दिया, टोटल में 4 दिया वायर, तो 4 वायर दिया है, तो इसमें क्या करना है, एक की वजह से निकालेंगे, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका निकल जाएगा। मान लीजिए करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है I, तो एक वायर का निकालेंगे अगर मैग्नेटिक फील्ड। चलो यहाँ पे रफली देखते हैं कि ये मेरा एक वायर है जिसमें करंट I जा रहा है, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे जा रहे हो आप, तो a डिस्टेंस पे जा रहे हो। ध्यान से देखना बात, इसके सेंटर से आप जा रहे हो a डिस्टेंस पे। अब देखो इस दोनों एंड को ऐसा मिला दिया, यहाँ से सेंटर से बढ़ा हमने तो कितना हो गया, आधा डिस्टेंस a/2 हो गया। वैसे ही पूरा का पूरा साइड लेंथ a दिया है तो आधा कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा, और इधर भी कितना हो जाएगा a/2 हो गया। ये हो गया 90 डिग्री, तो ये आधा, मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा ना, और ये 90 है तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल वुड बी इक्वल्स टू 45। वैसे ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45। तो मतलब यहाँ पे इस केस में θ1 जो हुआ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक एंगल 45 हो गया,
थीटा 2 का वैल्यू बात करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और डिस्टेंस डी जो दिया हुआ है इस पॉइंट से, इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है a/2 हो जा रहा है। और फॉर्मूला निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना कर देना है एक का मैग्नेटिक फील्ड, और एक का मैग्नेटिक फील्ड कितना है म्यू नॉट आई बाई कितना हो जा रहा है 4πd हो जा रहा है। और ये वैल्यू कितना हो जा रहा है साइन थीटा 1 हो जा रहा है, प्लस में कितना हो जा रहा है साइन थीटा 2 हो जा रहा है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू नॉट पाई हो गया डिवाइडेड बाई पाई हो गया। डी की जगह पे पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, वैल्यू a/2 हो जाएगा। और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और अगेन साइन 45 कितना हो जाता है 1/√2। दोनों का वैल्यू यहाँ पे रख देना है। जब इसका वैल्यू रख दोगे तो 1/√2 1/√2, तो 2/√2 तो बचेगा कितना 2 ना बचेगा यहाँ पे 1/√2 1/√2 2/√2 तो √2 बच जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो गया आपका 2√2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा पाई इंटू ए हो जाएगा। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर लूप। मतलब एक का कैलकुलेट करना है और उसमें क्या कर देना, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस केस में आपका सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, ये कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। और इसी तरीके से आपको याद रखना है स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की, अगर हमारे पास क्या दिया हो, हमारे पास अगर स्क्वायर ना देके कैसा देता, इफ वी वर हैविंग अ ट्रायंगल, ये ऐसा ट्रायंगल दिया है और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछता, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, इसका लेंथ का वैल्यू a अगर दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल कितना हो जाता है। तो इस ट्रायंगल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट मुझे देना है अगर, तो ध्यान से देखो वही काम करना है। यहाँ पे जो एक वायर होता है मेरा कितना लेना है, सिंगल वायर दिया है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो पहले। तो सिंगल वायर ये हो गया, इसमें करंट ऐसा जा रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे चला गया। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना डिग्री होता है 60 डिग्री। तो आधे एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे जो आधा एंगल हो जाएगा इसका वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा। ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और पूरा स्क्वायर लेंथ कितना दिया हुआ है a दिया हुआ है, तो आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा ना। ये 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। और सिमिलरली ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो डिस्टेंस d कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस d निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 बराबर कितना हो जाता है 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है d, और बेस का वैल्यू कितना दिया है a/2 दिया है ना। तो यहाँ से निकालेंगे d का वैल्यू कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा, और tan 30 कितना होता है 1/√3 हो जाता है। समझ गए बात को। तो डिस्टेंस d का जो वैल्यू हो गया ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू होता है a/2√3 हो जाता है। समझ गए बात, वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज a/2√3, ये हो गया a/2। और ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, d बाई कितना a/2। सो d का वैल्यू a/2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 होगा, तो a/2√3 हो गया। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमें, क्या चाहिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो b का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4πd हो जाएगा। फॉर्मूला एकदम बेसिक से याद होना चाहिए, साइन थीटा 1 हो गया, प्लस में क्या लिखेंगे साइन थीटा 2 लिखेंगे, और ये वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4π, और d के जगह पे कितना हो जाएगा a डिवाइडेड बाई कितना होता है 2√3 हो जाता है। और साइन थीटा 1 का मतलब कितना हो जाता है साइन 60 डिग्री हो जाता है, और साइन थीटा 2 के जगह पे क्या रखेंगे साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और ऐसा ऐसा कितना साइड दिया हुआ है यहाँ पे 3 साइड, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। समझ गए। चलो ये जो दिया है आपका 2 से 4 हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2π ये हो गया, और साथ में साथ ये √3 कहाँ है ऊपर चला गया, और साइन 60 √3/2 √3/2 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। और यहाँ कितना से मल्टीप्लाई है 3 से मल्टीप्लाई है, तो दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो √3 3 और 3 कितना होता है 9, तो 9 म्यू नॉट आई हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2π a हो जाएगा, 9 म्यू नॉट आई बाई 2π a। अच्छा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कैसे होगा, देखो ध्यान से, इसमें करंट जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो थंब को रखेंगे इस डायरेक्शन में, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो थंब को रखेंगे तो फिंगर्स किधर जाएगा अंदर की तरफ जाएगा ना यहाँ पे। उसी तरीके से हर एक वायर का निकालोगे तो जैसे ये वायर गया तो इसमें करंट के डायरेक्शन में रखो, थंब को फिंगर्स को कर्ल करोगे तो इसका भी इनवर्ट आ जाएगा। इसमें बात करेंगे तो थंब के करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे तो इनवर्ट आ जाएगा इसमें भी। तो तीनों का तीनों जो वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है सिर्फ और सिर्फ इनवर्ट डायरेक्शन में है, तो यहाँ भी हम डायरेक्शन क्या लगा देंगे इनवर्ट लगा देंगे, और मैग्नेटिक फील्ड मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। देन दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ट्रायंगुलर शेप। ऐसा ट्रायंगल दिया है उसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, अगला सवाल है कि जरूरी नहीं कि जो लूप है ऐसा सामने दिया हो,
और मैग्नेटिक फील्ड ही सिर्फ डॉट और क्रॉस के फॉर्म में दिया है। अगर मान लो कि तुम्हारे पास एक पॉइंट ऐसा दिया है जिसमें करंट ऐसा आ रहा है बाहर की तरफ, और एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया जिसमें करंट जा रहा है अंदर की तरफ, ये पॉइंट गिवन है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे तो ये डिस्टेंस इसके बीच में कितना दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया है 6 सेंटीमीटर। करंट की अगर हम बात करें तो पहले वायर में करंट का वैल्यू कितना दिया है, 5I दिया है, वहीं पे जो दूसरा वाला वायर है इसमें करंट का वैल्यू कितना दिया है, तो इसमें करंट का वैल्यू 2I मेरा मेंशन किया गया है। अब इस सवाल में पूछा गया है कि एक ऐसा पॉइंट बताइए जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब देखो कोई भी स्ट्रेट वायर होता है, जैसे मान लो कि ये करंट कहाँ आ रहा था, इसमें बाहर आ रहा था, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, पहले इसको समझेंगे जरा। बाहर की तरफ आ रहा है तो थंब को पॉइंट करो बाहर की तरफ, तो फिंगर्स कैसा रोटेट करेगा आपका, तो फिंगर्स रोटेट करेगा कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न, आपको देखने को ऐसा मिलेगा। वहीं पे जो अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जो वायर दिया है इसमें क्या जा रहा है, करंट आपका जा रहा है अंदर की तरफ। अगर लेते हैं, एक काम करो इसमें भी ले लो ना, तुम बाहर की तरफ ही ले लो, दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन में ले लो, तब मजा आ जाएगा। पहले फिर करेंगे अंदर वाला, इसमें भी कर लो बाहर की तरफ। तो जब बाहर की तरफ इसका कंसीडर कर लेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा, ये भी ऐसा होगा, बाहर की तरफ कर दिए तो ये यहाँ चला गया, और इस जगह पे क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ ऐसे चला गया, यहाँ ऐसे चला गया। तो देखोगे कि इन दोनों वायर के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मतलब ये मान लिया B1 और ये मान लिया B2, तो इसका डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट हो जा रहा है। तो ऑपोजिट हो रहा है तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पे दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए पॉइंट P पे, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सपोज कर लो यहाँ से फर्स्ट वायर से डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, x हो जा रहा है, तो वहीं पे जो सेकेंड वायर है इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। पहले का मैग्नेटिक फील्ड मान लो B1 है और दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड मान लो कितना है, B2 है, तो B1 बराबर B2 हो जाएगा। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना होता है, 2πx होता है। तो ये लिखेंगे म्यू नॉट हो गया, पहले वाले में करंट कितना हो जाएगा, 5I हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2π, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। वहीं पे जो दूसरा वाला दिया है कितना है, म्यू नॉट आई की जगह पे लिखेंगे 2π, 2I लिखेंगे और नीचे कितना होगा 2π, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 6 - x हो जाएगा। देखो म्यू नॉट से म्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, करंट I से I कैंसिल हो जाएगा, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। सो द वैल्यू इज 5 - x, और राइट साइड में कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6 - x हो जाएगा ना। तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 6 - x इज इक्वल्स टू 2x। तो 6 × 5 = 30 - 5x इज इक्वल्स टू 2x। तो लिखोगे यहाँ पे 30 = 5 to कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, 5 to 7x। तो x का वैल्यू लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 30/7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 30/7 सेंटीमीटर एक से। तो दूसरे वाले वायर से देखोगे तो कितना हो जाएगा, एक वायर से हो गया, ये कितना डिस्टेंस हो गया, 30/7 सेंटीमीटर आपका हो गया। कहाँ से, ये हो जाएगा फ्रॉम 5I हो जाएगा। और मान लीजिए ऑप्शन कहाँ से निकालना है, 2I से निकालना है, तो क्या कर देंगे, 6 - 30 बाई कितना हो जाएगा, 7, तो कितना हो जाएगा 42 - 30 बाई कितना हो जाएगा 7, दैट इज 12 बाई कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 12/7 सेंटीमीटर हो गया, तो ये कौन से वायर से हो गया, तो ये हो गया फ्रॉम 2Y वायर से। जिस वायर में 2Y करंट फ्लो कर रहा है वहाँ से कितने डिस्टेंस पे हो गया, 2Y - x। तो इस तरीके से स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के किसी भी सिचुएशन में आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हो, ओनली इफ़ यू नो द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना आप जानते हो तब इजीली निकाल लोगे। अब इसके बाद बढ़ते हैं मूविंग अहेड इन दिस चैप्टर। जो नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है ये पॉइंट होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सर्कुलर लूप की अगर बात करें हम, तो सर्कुलर लूप के सेंटर पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, इस बात को जरा समझेंगे। सर्कुलर लूप जब आप कंसीडर करते हो तो सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है ये कितना होता है, तो ये लूप में मान लीजिए करंट कितना है, I दिया है, लूप का रेडियस कितना दिया हुआ है, R है। तो लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई कितना होता है, तो 2R हो जाता है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R हो जाता है। और अगर इसी में दे दे कि जो सर्कुलर लूप है उसके पास कितना दिया है, n नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, इफ द सर्कुलर लूप कंटेन्स n नंबर ऑफ टर्न्स, n दिया है क्या, ये दिया हुआ है, अगर आपका नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है
मतलब वायर को n बार लपेटा गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाता है, तो वैल्यू हो जाता है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, 2r हो जाता है। मतलब एक की वजह से निकालते हैं और उसमें n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक की वजह से निकालते हैं और n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पूरे लूप की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है ये कैलकुलेट हो जाता है। दैट्स अ वेरी वेरी इजी आइडिया फॉर दिस। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा होता है कि अगर मेरे पास एक आर्क दिया है, क्या दिया है आपके पास, एक आर्क दिया है, एंड यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क। इस आर्क के सेंटर पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको निकालना है। अगर तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ध्यान से, इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना, आई करंट फ्लो कर रहा है, इस आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, आर बना रहा है। ये जो आर्क है इसका रेडियस कितना दिया हुआ, आर दिया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी बात है। एक सर्कल है तो उसके सेंटर पे कितना एंगल बनता है, टोटल 2 पाई बनता है, और हमें कितना पे निकालना है, थीटा पे निकालना है। थीटा पे निकालना है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, सर्कल के सेंटर पे लिखो म्यू नॉट आई बाई कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, और इसी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, थीटा एंगल है डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, और ये मिल जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इस आर्क के सेंटर पे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात होती है डायरेक्शन निकालना है आपको। यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस आर्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सी बात होती है इन केस ऑफ आर्क, आर्क के केस में जब आप डायरेक्शन निकालने जाते हो तो इसके लिए सिंपल सा काम करना है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ना, उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है। समझ गए। इसमें कर्लिंग फिंगर है डायरेक्शन ऑफ करंट, इसमें होता है कर्लिंग फिंगर। कर्लिंग फिंगर जो होगा यहाँ पे ये डिनोट क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट को डिनोट करेगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और साथ ही साथ थंब जो होगा यहाँ पे, ये थंब डिनोट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ बी को कौन डिनोट कर रहा है, थंब डिनोट कर रहा है, और वहीं पे फिंगर जो कर्ल कर रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है, तो वो डिनोट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप और थंब मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे ध्यान से देखना बात, अगर हमने एक लूप कंसीडर किया, हमने कंसीडर क्या किया, एक सर्कुलर लूप लिया, मान लेते हैं ऐसा, इस लूप में करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आपको दिखेगा जो दाएं हाथ का चार ये उंगली है चार, उसको करंट के डायरेक्शन में घुमा रहे होगे अगर, तो थंब जो होगा ना आपकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा। मतलब थंब देखने पे ऐसा फील हो रहा होगा कि बोर्ड से निकल के एकदम आपके आंखों में चुभ जाएगा। तो इस केस में जो इसका डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड ना हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हो जाएगा आउटवर्ड हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल रहा है। अगर इसी जगह पे जो मेरा करंट दिया है उसका डायरेक्शन कैसा होता, डायरेक्शन ऑफ करंट वुड बी दिस क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में जब ये फ्लो करेगा तो थंब किधर पॉइंट करेगा, अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ जो थंब पॉइंट करता है तो इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, क्रॉस से डिनोट करते हैं। और क्रॉस का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर डिनोट कर रहा है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डिनोट कर रहा है, और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को ये डिनोट करता है। तो ये रहा फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2r मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग वायर। साथ ही साथ आर्क के सेंटर पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो आर्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, तो म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई हो जाता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में थंब को रोटेट करना है। तो करंट के डायरेक्शन में थंब को रोटेट करेंगे, फिंगर्स को रोटेट करेंगे, तो जो थंब होगा स्ट्रेस थंब वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगा। ध्यान रखना है कि ये जो डायरेक्शन हो रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में जो डायरेक्शन है वो कैसा दिया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया है करंट का। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जा रहा है, आउटवर्ड हो जा रहा है। वहीं पे इस क्वेश्चन में जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज दिया है। तो इन केस ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कैसा हो जाता है, इनवर्ड हो जाता है, अंदर की तरफ हो जाता है। समझ में आ रही बात, किधर हो जाता है, इनवर्ड हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। समझ गए बात को। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें कैलकुलेट करना है, वी विश टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग वायर, तो कैसे निकलेगा, एकदम ध्यान देने वाली बात है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास एक ऐसा दिया है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग इज, आपके पास 2 रिंग दिया हुआ है। ध्यान से देखना कितना रिंग दिया है, 2 रिंग दिया हुआ है। पहला रिंग तो ऐसा दिया है, द वेरी फर्स्ट रिंग इज समथिंग लाइक दिस,
ये दोनों रिंग का जो प्लेन है ना परपेंडिकुलर दिया है, ये रहा फर्स्ट रिंग और ये रहा अपना सेकेंड रिंग, दो रिंग अपने पास दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लेन ऑफ दिस टू रिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये जो पहला वाला रिंग है इसका प्लेन और दूसरे वाले रिंग का प्लेन क्या है, ये रिंग का प्लेन आपस में परपेंडिकुलर दिए हैं, ये इसका कॉमन सेंटर हो जाएगा। मान लिया हमने कि इसमें करंट ऐसा फ्लो कर रहा है और जो दूसरा वाला वायर है इसमें करंट ऐसा फ्लो कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, दोनों में करंट का डायरेक्शन हमने अज्यूम कर लिया। तो जो पहला वायर है ये फर्स्ट वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1, और जो दूसरा वाला वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ हो जाएगा, दैट इज B2। अब ये दोनों का दोनों वायर है, दोनों का रेडियस मान लीजिए R दिया है और करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट का वैल्यू I फ्लो कर रहा है दोनों में और रेडियस भी सेम दिया है। तो B1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे, कंप्लीट सर्कल है मतलब म्यू नॉट I बाई कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। और B2 की बात करेंगे तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा। सो दिस इज हाउ विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस टू केसेस। और अब जब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा तो वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड B का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर B1 का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा B2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे इसलिए हमने ऐसा किया, दोनों का प्लेन परपेंडिकुलर होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है 90 डिग्री पे है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जब सेम दिया है तो कितना हो जाएगा रिजल्टेंट का वैल्यू, अरे रूट 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट 2 से कर देंगे तो म्यू नॉट I बाई कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा और इंटू कितना हो गया रूट 2, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही आसानी से वैल्यू है वो फाइंड हो गया। अब देखो जरा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है डिफरेंट सिचुएशन में। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला सवाल जो दिया है मेरा, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक वायर है, इसको बेंड करके कुछ ऐसा बनाया गया, एक छोटा सा सर्कल, फिर थोड़ा वायर जो बच गया इसको आगे से फिर से लपेट दिया गया और ये सा तैयार हो गया। और हम पूछ रहे हैं आपसे कि इसके सेंटर पे कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ये आप मुझे बताइए। अब इसके सेंटर पे चाहिए हमें मैग्नेटिक फील्ड, और देखो यार इस दोनों का ना रेडियस तुमको दिया हुआ है। पहले वाले का रेडियस मान लो कितना दिया है, इसका रेडियस R दिया है, वहीं पे जो दूसरा वाला वायर है इसका रेडियस कितना दिया है, तो इसका रेडियस 2R दिया हुआ है। अब यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इसके सेंटर ओ पे। जो गिवन है वो कैसा है, ये दिया हुआ है सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई कितना होता है 2R होता है और थीटा बाई कितना होता है 2 पाई ना होता है। सेमी सर्कल के सेंटर पे एंगल कितना बनता है, पाई बनता है, तब म्यू नॉट I बाई 2R हो गया और थीटा की जगह पे पाई रखेंगे, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 पाई। तो एज ए डायरेक्ट फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, सेमी सर्कल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वैल्यू कितना हो जाता है, म्यू नॉट I बाई 4R हो जाता है। कितना होता है, म्यू नॉट I बाई 4R। अब देखना है यहाँ पे, ये तो क्या हुआ मेरा, ये हो गया फॉर्मूले का सेगमेंट, ये किसका हो गया, सेमी सर्कल के सेंटर पे हो गया। दिस इज फॉर सेमी सर्कल। अब देखना है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे दोनों का रेडियस ठीक है, परफेक्ट है। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, देखो छोटा वाला जो लूप है ना, छोटे वाले लूप के डायरेक्शन में अगर उंगली को नचाते हो राइट हैंड हाथ, जो राइट हैंड है उसके फिंगर्स को, तो थंब पॉइंट कर रहा है बाहर की तरफ। वहीं पे जो बड़ा वाला लूप दिया है ना, बाहर वाला हिस्सा दिया है, उसके डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करते हो तो थंब पॉइंट करेगा आपका इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। मतलब दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में दिया है, तो पहले का हो जाएगा म्यू नॉट I बाई कितना हो जाएगा 4 और रेडियस की वैल्यू कितना दिया है R दिया है, और पहले वाले का डायरेक्शन कैसा दिया है, आउटवर्ड दिया है। देखना आउटवर्ड कैसे आ गया, डायरेक्शन में ही इसमें कंफ्यूजन होता है और कुछ नहीं होता है। देखो इसमें राइट हैंड का जो तुम्हारा फिंगर्स है इसको घुमाओ इस डायरेक्शन में, ऐसा कर्ल करो, ऐसा एरो के डायरेक्शन में घूमना चाहिए, तो थंब तुम्हारा बाहर की तरफ आ रहा होगा। और वैसे ही बाहर वाला लूप में एरो के डायरेक्शन में क्या करो तुम, एरो के डायरेक्शन में अगर तुम घुमाते हो उंगली को तो थंब किधर पॉइंट करेगा, अंदर की तरफ। मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4, और इसका रेडियस कितना दिया है, तो रेडियस का वैल्यू 2R दिया है और डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब देखो ध्यान से, अगर हम आउटवर्ड वाले को पॉजिटिव लेते हैं, म्यू नॉट I बाई 4R आउटवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, तो इनवर्ड कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। म्यू नॉट I बाई 4 टू जा कितना हो जाएगा 8R ना हो जाएगा। मतलब सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8R हो जाएगा। और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो डायरेक्शन की वैल्यू इसका आउटवर्ड हो जाएगा। और ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन में। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, म्यू नॉट I बाई 4R माइनस म्यू नॉट I बाई 8R, तो अल्टीमेट आंसर कितना हो गया, म्यू नॉट I बाई 8R। तो अगर आपने डायरेक्शन निकालना सीख लिया तो मैग्नेटिज्म में क्वेश्चन बनाना आपके लिए एकदम बच्चों का खेल है।
चलते हैं आगे, अगले कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं ताकि अपना अंडरस्टैंडिंग थोड़ा और बेटर हो जाए। और एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जब कैलकुलेट करने जाते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड जब कैलकुलेट करने जाओगे ना, तो ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल सर्किट लूप अगर बात करें, कैसा बात करें, जियोमेट्रिकली सिमेट्रिकल है, जियोमेट्रिकली सिमेट्रिकल दिया हुआ है, सर्किट दिया हुआ है, सर्किट लूप दिया हुआ है। अब इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालने को बोला जाए तो बहुत खास एक पॉइंट होता है। खास पॉइंट क्या होता है कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, और दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बहुत से सवालों के जवाब तुम देखते ही एकदम पलक झपकते तुम उसका आंसर कर दोगे। जैसे मान लिया कि पहला दिया है सर्कल की, अगर हम बात करें तो कोई ऐसा सर्कल है, इसमें इधर से अगर करंट इंटर करता है और इधर करंट बाहर निकल जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है, एक साइड से किया एंटर और दूसरे साइड से क्या आ गया, बाहर निकल गया, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे कहाँ पे, इसके सेंटर पे, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। सिर्फ इसी केस में नहीं, किसी भी एंगल पे ऐसा निकल रहा है, लेकिन ऐसा क्या होना चाहिए, सेंटर से ऐसा कोइंसाइडिंग जा रहा है, यहाँ से करंट इंटर किया और यहाँ से इसी लूप में करंट क्या हो गया, बाहर आ गया, मतलब करंट यहीं से इंटर करने के बाद 2 पार्ट में बटा है। उस केस में भी इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म वायर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म वायर होना चाहिए, इसका हमेशा 0 होता है। ठीक है, अगर वायर यूनिफॉर्म है, फॉर यूनिफॉर्म वायर, ये वायर का जो यूनिफॉर्मिटी है बहुत जरूरी है। फॉर यूनिफॉर्म वायर क्या हो जाएगा, B एट द सेंटर, B एट द सेंटर विल बी 0, B एट द सेंटर विल बी 0। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होगा इसके सेंटर पे, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ इसी में नहीं लगता सर्कल में, ये रूल एप्लीकेबल आपके स्क्वायर के केस में भी होता है। अगर आपके पास एक स्क्वायर लूप दिया है और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आप निकालना चाहते हो, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये दिया है कि करंट इस एंड से एंटर कर रहा है और दूसरे एंड से बाहर जा रहा है, अगेन इस जगह पे भी कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा। दूसरा, इसी स्क्वायर में अगर हम किसी साइड से करंट को एंटर कराते हैं और दूसरे साइड से क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ध्यान से देखना है, ये कैसा हुआ, एक डायगोनल हो गया, और वहीं पे ये कैसा हो गया, ये दूसरा डायगोनल हो गया, और यहाँ से करंट इंटर किया और दूसरी जगह से करंट क्या हो जा रहा है, बाहर आ जा रहा है। तो इस पॉइंट पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ स्क्वायर और सर्कल तक ही ये मामला सीमित नहीं है, ये आगे जब बढ़िएगा तो ये ट्रायंगल में भी एप्लीकेबल होता है। इफ़ यू आर हैविंग अ ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट करने जाते हैं और इस जगह से करंट अगर इंटर करता है और इस जगह से क्या करता है, लीव करता है, और पूरा का पूरा लूप अगर यूनिफॉर्म वायर से बना हुआ है, एकदम आंख बंद करके यहाँ पे मार देना है, टिक कर देना है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इन ऑल द केसेस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि लूप में जितना करंट इंटर कर रहा है उतना ही करंट लीव कर जा रहा है, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा सेंटर पे, तो उसका वैल्यू यहाँ पे 0 आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ तक बातें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और आगे का जो मेरा पॉइंट दिया है, ये पॉइंट होता है हमारा, इसे कहते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है जिस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ? व्हाट इज दिस एम्पियर सर्किटल लॉ? इसे ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ दिया होता है, ये दरअसल में किसी भी ऐसा एक क्लोज्ड पाथ कंसीडर कर लो, आप किसी भी तरह का क्लोज्ड पाथ कंसीडर कर लो, और इसमें बाहर में कुछ करंट है, कुछ अंदर में करंट है, कुछ इस लूप में करंट है, ऐसा दिया है। मान लेते हैं कि ये करंट बाहर आ रहा है, ये करंट बाहर आ रहा है, ये करंट अंदर जा रहा है, ये करंट अंदर जा रहा है,
और एक करंट और ले लो, जैसे मान लो कि यहाँ पे I5 करंट है, इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो रूल के हिसाब से इस लूप में जो नेट करंट होगा, जैसे अंदर वाले को पॉजिटिव लेते हैं तो I3 हो जाएगा, प्लस में क्या हो गया, I4 हो गया अंदर, और I5 हो जा रहा बाहर, तो इसको घटा देंगे और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा बताओ, नेट जो करंट दिया इसका अंदर की तरफ दिया है, नेट करंट जब इसका अंदर की तरफ दिया है तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका बोलता है कि लूप के ऊपर में लाइन इंटीग्रल लेना है। क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का लूप के ऊपर में लाइन इंटीग्रल लेता है, जिसका वैल्यू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप होता है। जो लूप आपने कंसीडर किया है उस लूप से जो नेट करंट पास करता है उसका म्यू नॉट टाइम्स हो जाता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दैट लूप। तो कोई भी क्लोज्ड पाथ है, कोई भी तरह का क्लोज्ड पाथ है, उससे जब नेट करंट निकलता है तो नेट करंट का जो म्यू नॉट टाइम्स करेंगे वो लाइन इंटीग्रल हो जाएगा। बी डॉट डी एल है, क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है, इसे ये डिनोट करता है। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अगेन इसका इस्तेमाल करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड है इसका कैलकुलेशन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं, सबसे पहले केस में आता है कौन, मेरा सबसे पहले केस में आ जाता है अपना ये वायर आ जाता है, और ये वायर अब ऐसा है कि इस वायर का सर्टेन रेडियस दिया हुआ है। क्या है, सर्टेन रेडियस दिया हुआ है। अब इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट क्या है, इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये इसका एक्सिस दिया हुआ है तो इसमें करंट यहाँ से ऐसे इंटा करता है, यहाँ से ऐसे करंट इंटा करता है, और अब इसका जो रेडियस दिया हुआ कितना दिया है, स्मॉल आर दिया हुआ है। रेडियस मान लो कितना दिया है, कैपिटल आर दिया है, रेडियस का वैल्यू दिया है इसका कैपिटल आर दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वो लिखना चाहते हैं। तो दो कंडीशन होती हैं, पहला होता है कैसा, ये होता है फॉर आर ग्रेटर देन आर होता है। मतलब ये कैसा हो गया, ये हो गया आउटसाइड पॉइंट ना हो गया यहाँ पे, ये हो गया आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर हो गया, दैट इज आउटसाइड पॉइंट हो गया। कैसा हो गया, आउटसाइड पॉइंट, मतलब ये पॉइंट जो दिया है वायर के बाहर है। तो ये फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, ये होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, 2 पाई आर हो जाता है। मतलब सिलेंड्रिकल वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर देखते हैं वो कितना हो जाता है, बी का वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर हो जाता है, वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो जाता है। वहीं पे अंदर में जब चले जाओगे आप, अंदर में जाओगे मतलब फॉर आर लेस देन इक्वल्स टू आर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इससे ग्राफ पूछा गया था। तो अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, कहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मेरा निकल जा रहा है अंदर की तरफ निकल जा रहा है। समझ में आ रही बात, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना होता है, 2 पाई आर हुआ करता था, क्या कर देंगे आर स्क्वायर कर देंगे, इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। मतलब अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जा रहा है, आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बाहर में जब हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो ये जो दिया हुआ है किसकी वजह से है, ये मेरा एक वायर है, और वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला इतना हो जाता है अंदर के लिए बाहर के लिए। तो पॉइंट याद रखना कि करंट कैरिंग वायर की वजह से आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, वहीं पे इनसाइड के लिए बात करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है, आर का हो जाता है। अब देखो ग्राफ जब बनाएंगे ना इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन का, तो ये जो ग्राफ होता है, दिस ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है और यहाँ पे डिस्टेंस होता है, तो ये जो ग्राफ होता है लीनियरली इंक्रीज करता है। कहाँ तक जाता है लीनियरली इंक्रीज करके, तो ये लीनियरली इंक्रीज करके सरफेस तक जाता है। ठीक है, सरफेस का मतलब क्या होता है, सरफेस का मतलब होता है आर इज इक्वल्स टू आर होता है, एंड बियॉन्ड दिस द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस। मतलब बी का वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, 1/r का, और यहाँ पे हो गया बी का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, आर का हो गया। तो ये ग्राफ होता है। साथ ही साथ एक और बात देखोगे तुम यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, 2 पाई आर हो जाता है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ वायर। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, चलिए बहुत बढ़िया।
अब यहाँ से जब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो अगला जो मेरा पॉइंट होता है, जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट दिया हुआ है, इसमें क्या बात करना है, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा जिसको बोलते हैं हम लोग सोलिनॉइड कहते हैं। सोलिनॉइड क्या होता है? सोलिनॉइड होता है कि जब किसी भी कोर के ऊपर में वायर ऐसा लपेट दिया जाता है। कॉन्सेप्ट किसका पढ़ना है? वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, इस बात को जरा समझना पड़ेगा। तो सोलिनॉइड होता है, सोलिनॉइड कैसे बनता है? तो सोलिनॉइड बनाने के लिए एक सॉफ्ट कोर रखते हैं। क्या रखते हैं? एक सॉफ्ट कोर रखते हैं और इसके ऊपर में हम वायर से क्या कर देते हैं? बाइंडिंग कर देते हैं। मतलब आसान भाषा में इसके ऊपर में तार को लपेट दिया जाता है। ये हो गया आपका सॉफ्ट कोर हो गया, और इसके ऊपर में लाते हैं हम एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन का वायर है, और इस वायर को पूरे में ऐसा जब लपेट देते हैं तो ये जो सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग? तो इस सिस्टम को बोला करते हैं हम लोग सोलिनॉइड कहते हैं। सोलिनॉइड का क्या खासियत होता है? तो सोलिनॉइड जो होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने अंदर में। अपने अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका एक यूनिफॉर्म वैल्यू ये प्रोड्यूस करता है इस जगह पे। समझ में आ रही बात? तो इसके अंदर में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है सोलिनॉइड अपने कोर के अंदर में। दो बातें इसमें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? सबसे पहला बात है कि बी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये किधर में होता है? ये होता है अलोंग द एक्सिस होता है। मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड की वजह से किधर होता है? अलोंग द एक्सिस होता है। दूसरा, एट द सेंटर बात करेंगे। सोलिनॉइड के सेंटर पे अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये वैल्यू कितना हो जाता है? बी का वैल्यू, ये वैल्यू हो जाता है म्यू नॉट एन आई हो जाता है। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलिनॉइड इज म्यू नॉट एन आई हो जाता है। और वहीं पे बात करेंगे, एंड पे बात करेंगे, एट द एंड अगर हम कंसीडर करते हैं सोलिनॉइड के, तो इस केस में कितना हो जाता है? दिस टर्म एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इसका हाफ हो जाता है, मतलब हाफ ऑफ म्यू नॉट एन आई हो जाता है। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलिनॉइड इज हाफ ऑफ म्यू नॉट एन आई। अब यहां पे कुछ कुछ टर्म आ गया। स्मॉल एन क्या हो जाता है? स्मॉल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, मतलब एन बाई एल होता है। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं एन बाई एल कहते हैं। आई को तो जानते ही आप, आई का मतलब क्या हो गया? करंट हो गया, और साथ ही साथ जो म्यू नॉट हो गया, इसको बोलते हैं क्या? परमियाबिलिटी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे सवाल में कि हाउ वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलिनॉइड, तो क्या आंसर होना चाहिए आपका? तो सोलिनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है, उसको इंक्रीज करने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम तो ये कि ज़्यादा जो करंट है उसका अमाउंट वहाँ पे बढ़ा दीजिए। ज़्यादा करंट जब सर्किट में फ्लो करेगा तो स्ट्रेंथ खुद ब खुद बढ़ जाएगा। दूसरा होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू हो गया, स्मॉल एन का जो वैल्यू हो गया, वो अगर आप बढ़ा देते हैं तो उस केस में भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। उसका भी जो वैल्यू हो जाएगा वो बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये तरह सोलिनॉइड की वजह से। अच्छा, हमने जो सोलिनॉइड यहाँ पे कंसीडर किया है, दिस सोलिनॉइड इज बेसिकली इनफाइनाइट लेंथ का है। ये सोलिनॉइड कैसा दिया है? ये सोलिनॉइड इनफाइनाइट लेंथ है, मतलब बहुत लार्ज सोलिनॉइड हमने कंसीडर किया है। ये हो गया इनफाइनाइट लेंथ का। लेकिन अगर मेरा सोलिनॉइड कैसा हो जाए? ये सोलिनॉइड हो जाए फाइनाइट लेंथ का हो जाए, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड अगर हम पूछें आपसे किसी पॉइंट पी पे निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे? दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखना, सोलिनॉइड है आपका फाइनाइट लेंथ का। फाइनाइट लेंथ का मतलब हुआ कि इसका सर्टेन जो इसका लेफ्ट और राइट एंड दिया हुआ है, वो मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। तो एक सोलिनॉइड हमने कंसीडर किया। ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप एकदम आंसर लिखना, याद रखना इसका बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये सोलिनॉइड दिया हुआ है। कैसा दिया है? ये सोलिनॉइड दिया हुआ है, इसमें करंट ऐसा गया और यहाँ से करंट बाहर आया। तो सिंबॉलिकली इस चीज़ को अगर हम डिनोट करेंगे और देखेंगे तो पता चलेगा कि हर एक जगह पे करंट क्या होगा? ऊपर वाले से बाहर आएगा, और नीचे वाले से हर एक जगह पे क्या हो रहा है? एंटर कर रहा है ना, ऐसा हो रहा है।
तो जब इसका डायग्राम हम बनाएंगे और ऐसा शॉर्ट में देखेंगे डायग्राम, तो पता चलेगा कि कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि ऊपर वाला मेरा हिस्सा है, इस ऊपर वाले हिस्से से क्या हो रहा है, इस ऊपर वाले हिस्से से करंट आ रहा है बाहर। ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे तुमको दिख जाएगा किसका वैल्यू, कि यहाँ पे जितने करंट से वो अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, अंदर जाने वाले तुम्हें हम क्रॉस से डिनोट करेंगे और बाहर आने वाले तुम्हें हम डॉट से डिनोट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया डॉट, जो डिनोट करता है करंट कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, इसे डिनोट कर रहा है। क्रॉस अंदर को डिनोट करता है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। व्हाट वी नीड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का चाहिए इस जगह पे, पॉइंट पी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसका वैल्यू मुझे चाहिए। ध्यान से देखना, एकदम एक लाइन मिस नहीं करना है। अब क्या होता है कि इस पॉइंट से इस एंड को मेजर करेंगे तो ये कुछ एंगल बनाएगा, और यहाँ से मेजर करेंगे तो ये कुछ एंगल बनाएगा। ये जो एंगल का वेरिएशन होता है ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। एक एंड जो हुआ, मान लिया इसका एंगल कितना बनाया, θ1 एंगल बनाया है, वहीं पे दूसरा वाला जो एंड होता है यहाँ पे, ये कितना एंगल बनाता है, तो ये एंगल बनाता है तुम्हारा θ2। ये जो वायर दिया है इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, एन दिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, ये वैल्यू हो जाता है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। और साथ ही साथ लिखोगे मेरे भाई तो cos θ1 माइनस कितना हो जाएगा, cos θ2 हो जाता है। सो दिस इज हाउ यू विल राइट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, cos θ1 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, cos θ2 हो जाएगा। और यही जब हमारा सोलिनॉइड इनफाइनाइट हो जाता है, तो इसी केस में इनफाइनाइट वायर के, इनफाइनाइट सोलिनॉइड के केस में θ1 का वैल्यू कितना हो जाता है, 0, और θ2 का वैल्यू पाई हो जाता है, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाता है, म्यू नॉट एन आई हो जाता है। कितना हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, म्यू नॉट एन आई का वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब ये जो सोलिनॉइड हुआ मेरा, ये जो सोलिनॉइड हुआ, इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है, काफ़ी जगह इसका यूज़ किया जाता है। हम देखेंगे आगे कि कैसे कैसे इसको हम लोग यूज़ करते हैं, अलग अलग है। आगे एसी चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ भी इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। लेकिन नॉर्मली जो हम लोग लेंगे सोलिनॉइड, वो कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा, जिसका लेंथ क्या होगा, बहुत बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन। तो इसे हम लोग सोलिनॉइड कहते हैं, और इसका फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखते हैं, सोलिनॉइड होता है, सोलिनॉइड को जब बेंड कर देते हो ना, तो सोलिनॉइड को बेंड करने पे क्या होता है, टोरॉइड बन जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं टोरोआइड। तो टोरोआइड जो होता है ये क्या होता है, ये होता है सोलिनॉइड को जब बेंड कर देते हैं तो टोरॉइड बन जाता है। इसमें होता है सोलिनॉइड बेंड हो जाता है, सोलिनॉइड बेंड, तो क्या बन जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा। हाउ वुड यू राइट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, तो बोला जाता है टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालने के केस में ये एक पहला लूप हो गया, और ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सेकेंड लूप हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट लूप एंड दिस वन इज सेकेंड लूप हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ये हो जाएगा सेकेंड लूप हो जाएगा, ये ऐसा। अब इसमें क्या करना है, इसके जो अंदर वाला पॉइंट होगा, इसका रेडियस कितना दिया है, R1, यहाँ पे जो दिया रेडियस ये कितना हो जाएगा, R2। एक हो गया R1, दूसरा क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ध्यान से देखना बात, इसमें क्या किया हमने, कॉइल को इस तरीके से पूरे में लपेटा हुआ है। वी हैव सिंपली कॉइल दिस। जब इसको कॉइल कर दिया हमने यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे इसको सिंपली कॉइल कर दिया, तो अब इस केस में क्या निकल जाएगा, ध्यान से देखना। व्हाट यू विल रियलाइज इज R1 R2 है, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जब निकालते हो ना, इसके सेंटर वाला मतलब बीच में कुछ ऐसा मीन रेडियस ले लिया हमने, और इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकालना है हमें मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये मान लो रेडियस कितना लिया आपने, ये रेडियस ले लिया आपने R, और इसकी वजह से इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है R डिस्टेंस पे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, अरे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है ना, वही होता है जो सोलिनॉइड का होता है।
म्यू नॉट एन आई हो जाता है। बस यहाँ पे देखना है कि एन जो नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा ना, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है, 2 पाई आर हो जाता है। तो जो टोरोवाइड होता है, टोरोवाइड का यूज़ करते हैं, इसमें एक रेडियल रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और कुछ नहीं होता है, सोलेनॉइड को बेंड कर देते हैं तो टोरोवाइड मेरा यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट थे कि कैसे कैसे अलग अलग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट करते हैं। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी हमने देखा। वी विल डू अ लॉट मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। और इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज रखते हैं तो कितना फोर्स लगता है, उसका मोशन मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो क्या क्या चीज़ें होता है, ये सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज के इस क्लास में इतना ही बात करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर था तो 2 पार्ट में इसको स्प्लिट करके हम कवर कर लेंगे। और ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको कैसा लगा, डू स्पीक योर माइंड इन द कमेंट सेक्शन सो दैट अकॉर्डिंगली आपके लिए कुछ और अरेंजमेंट किया जाए और क्या आप चाहते हैं फर्दर। तो ये आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।